तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि हमें ये बताना है विच वन इज़ ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम लोग कैसे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच वन इज ग्रेटर। जो नंबर है वो ये है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच वन इज ग्रेटर। हमें ये बताना है इन दोनों नंबरों में से कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। पहला नंबर ये है 1.1 to the power 10,000 एंड जो सेकंड नंबर है वो 1000 है। हमें इन दोनों नंबरों में बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये है ग्रेटर और ये है। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके, अगर बिना बाइनोमियल थ्योरम के यूज के हमें यह बताना रहे कि विच वन इज़ ग्रेटर तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को बताना। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम काफ़ी आसानी से इसमें बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। कैसे बताएंगे, सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इस वाले को ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म को ले रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.1 to the power 10,000 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 to the power 10,000। हमने इसको इस फार्म में लिख दिया। अब यह बाइनोमियल में चेंज हो गया है, x प्लस वाई टू द पावर n। अब हम x प्लस वाई टू द पावर n के फार्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये जब एक्सपेंड होगा तो इसकी वैल्यू होगी 10,000 C0। फर्स्ट टर्म है 1 का पावर n। फिर ठीक है, फिर सेकंड टर्म होगा 10,000 C1 1 टू द पावर 10,000 माइनस 1, और ये सेकंड टर्म है 0.1 टू द पावर 1। फिर प्लस अगला टर्म ऐसे जाएगा 10,000 C2, इस तरह से आगे का ये टर्म जाएगा। 10,000 तक ये टर्म ऐसे जाएंगे, हम आगे के टर्म्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतने टर्म से ही हमारा काम हो जाएगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10,000 C0, इसकी वैल्यू होगी 1, और 1 टू द पावर 10,000, 1 का पावर 10,000 मतलब इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस टोटल की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10,000 C1 की वैल्यू आएगी 10,000। जैसे NC1 की वैल्यू n आती है, उसी तरह से 10,000 C1 की वैल्यू n आएगी। इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई 10,000 और 1 टू द पावर 9,099, तो इसकी वैल्यू, इसके पावर भी 10 ये है तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 10,000। ठीक है, फिर अब ये थर्ड टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा, पॉजिटिव टर्म ही आएगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आगे के नंबरों को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सीधे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब
इसको प्लस कर लेंगे इन दोनों को, तो इसकी वैल्यू होगी 10,001 प्लस कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब हम देखें जो फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर हमारा 1.1 टू द पावर 10,000 था, उसकी वैल्यू आ गई 10,000 प्लस 1, 10,001 प्लस कोई और वैल्यू आएगी। अब हम इस नंबर और इस नंबर को कंपेयर कर लें तो हमें पता चल रहा है कि ये वाला नंबर ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है, ये वाले नंबर की वैल्यू इसके बराबर है। इसका मतलब ये है कि 1.1 टू द पावर 10,000 जो है वो ग्रेटर है इस नंबर को। तो हम ये लिख सकते हैं कि 1000 इज़ लेस देन 1.1 टू द पावर 10,000। ठीक है, और हमें यही प्रूव भी करना था, ये हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर दिया, इसमें बता दिया कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। फाइंड, और इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें इसकी वैल्यू को भी इवेलुएट करना है। इवेलुएट √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 4। इसकी वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले a प्लस बी टू द पावर 4, इसको क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम की फार्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमें इसकी वैल्यू निकल जाएगी। और फिर पहले इतना सॉल्व करते हैं तब फिर इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो हम a प्लस बी टू द पावर 4 इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 4c0 a टू द पावर 4 प्लस 4c1 a टू द पावर 3 b टू द पावर 1 प्लस 4c2 a टू द पावर 2 b टू द पावर 2 प्लस 4c3 a टू द पावर 1 और b टू द पावर 3 प्लस 4c4 b टू द पावर 4। ये हमने क्या किया, a प्लस बी टू द पावर 4 को एक्सपेंड किया बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। फिर a माइनस बी टू द पावर 4 इसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सिंपली हम जहाँ जहाँ प्लस बी था इस एक्सपेंशन में हम प्लस बी की जगह माइनस बी रख लेंगे तो इसका एक्सपेंशन हमको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4c0 a टू द पावर 4 माइनस 4c1 a टू द पावर 3 b टू द पावर 2 b टू द पावर 1 प्लस 4c2 a टू द पावर 2 b टू द पावर 2 माइनस 4c3 a टू द पावर 1 b टू द पावर 3 प्लस 4c4 b टू द पावर 4। ये हमने इस a माइनस बी टू द पावर 4 को एक्सपेंड किया है। फिर अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस कर लें, जैसा कि पूछा हुआ है क्वेश्चन में। इन दोनों को माइनस करेंगे जब हम, तो प्लस वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, इसके एक्सपेंशन में जो प्लस वाला टर्म है माइनस हो जाएगा, माइनस वाला टर्म प्लस में हो जाएगा। तो जब माइनस होगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और इन दोनों में से ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। जब माइनस करेंगे तो ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले टर्म दोनों ऐड हो जाएंगे। एक प्लस में है, एक माइनस में, जब माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा ये, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 4c1 a टू द पावर 3 b टू द पावर 1 प्लस 4c3 a टू द पावर 1 और b टू द पावर 3। ये होगा इसका एक्सपेंशन। बस यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हमें इसकी वैल्यू भी निकालना है, √3 प्लस √2 टू द पावर 4। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करें, तो a की वैल्यू √3 हमें मिलेगी और b की वैल्यू √2 मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ a लिखा हुआ वहाँ वहाँ √3 और जहाँ b लिखा हुआ √3 c वाले में रख लेंगे तो हमें इसका भी वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं √3 प्लस √2
टू द पावर 4 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 टू द पावर 4। तो इसकी वैल्यू होगी, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, 2 4c1 a टू द पावर 3, a टू द पावर 3 मीन्स अंडर रूट 3 टू द पावर 3, अंडर रूट 3 टू द पावर 3, और b टू द पावर 1 मीन्स अंडर रूट 2 प्लस 4c3 a टू द पावर 1, a की वैल्यू अंडर रूट 3 और b की वैल्यू अंडर रूट 2। बस अब इसी को सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4c1 की वैल्यू होती है, 4c1 की वैल्यू 4, और अंडर रूट 3 टू द पावर 3, अंडर रूट 3 टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 टू द पावर 3, अंडर रूट 3 टू द पावर 3 को अगर हम ऐसे लिख दें, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 का तो 3 रूट 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 रूट 3, अंडर रूट 3 की वैल्यू, अंडर रूट 3 टू द पावर 3 की वैल्यू हो गई 3 रूट 3। अब 3 रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 रूट 3, इसकी वैल्यू आ रही थी 3 रूट 3, और 3 रूट 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है अंडर रूट 2 से। अच्छा ठीक है, फिर प्लस 4c3 को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4c3 की वैल्यू आएगी 4, ठीक, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 टू द पावर 3 मीन्स होगा ये 2 रूट 3, अंडर रूट 2 टू द पावर 3 की वैल्यू होगी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये 2 हो जाएगा 2 रूट 2, इसकी वैल्यू होगी 2 रूट 2, ठीक है। अब हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू होगी 2, ठीक है, ये हो जाएगा 12 रूट 6, 4 इंटू 3 12, और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 6, प्लस ये हो जाएगा 8 रूट 6, ठीक। अब हम इन दोनों को प्लस कर लें तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमको 20 रूट 6, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 40 रूट 6, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने निकाल दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पर वो भी क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस x माइनस 1 टू द पावर 6, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और फिर इसके बाद हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, फाइंड अंडर रूट 2 प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 टू द पावर 6, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो करते हैं इसको, सेम उसी तरह से है, इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह से ये भी है। तो हम क्या करेंगे इसमें इसमें करेंगे, सबसे पहले हम x प्लस 1 टू द पावर 6 को एक्सपेंड करेंगे, फिर x माइनस 1 टू द पावर 6 को एक्सपेंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। करते हैं हम x प्लस 1 टू द पावर 6, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी 6c1 x टू द पावर 5, फिर 1 टू द पावर 1 होगा। 1 वाले टर्म को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 1 की डिग्री कुछ भी होगी 1 ही आएगा इसका आंसर, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं। प्लस c6 x टू द पावर 4 प्लस 6c2 x टू द पावर 3, 6c0 6c1 6c2 6c3 फिर 6c4 और x टू द पावर 2 प्लस 6c5 x टू द पावर 1 प्लस 6c6, ठीक है।
ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया x+1⁶ को, बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने इसको एक्सपेंड किया। फिर x-1⁶ को एक्सपेंड करते हैं, इसकी वैल्यू होगी 6c1 x⁵ प्लस 6c2 x⁴ माइनस 6c3 x⁵ प्लस 6c4 x⁴ माइनस 6c5 x⁴ प्लस 6c6 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इन दोनों को हमने एक्सपेंड कर दिया। अब इन दोनों को प्लस कर लें हमें, तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, जब प्लस करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, C61 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर 6c3 ये दोनों कैंसिल होगा, फिर ये 5 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ भी एक प्लस में, ये कैंसिल होगा। तो हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं x+1⁶ प्लस x-1⁶। इसकी वैल्यू होगी 6c0 2 टाइम्स 6c0 x⁴ प्लस 6c2 x⁴ प्लस 6c4 x⁴ प्लस 6c6। ठीक है, ये आया। अब थोड़ा सा और हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। 6c0 की वैल्यू होगी 1। इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू आएगी 6c0 की वैल्यू 1 x⁴ 6c2 की वैल्यू क्या होगी, 6c2 की वैल्यू हम इधर निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू होगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो आएगा 6 फैक्टोरियल मीन 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 6 फैक्टोरियल को हम 6 फैक्टोरियल ही लिखें, और 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 होगा ना, 6 माइनस 2 और ये 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, से 4 फैक्टोरियल कैंसिल और ये 2 से, तो इसकी वैल्यू आ रही है 15। 6c2 की वैल्यू आएगी 15। 6c2 जहाँ है हम उसको लिख लेते हैं 15 x⁴ प्लस 6c4 की वैल्यू भी 15 ही आएगी। 6c4 6c2 के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू भी आएगी 15 x⁴ प्लस 6c6 की वैल्यू 1 होती। ठीक है, 6c6 की वैल्यू 1, जैसे n की वैल्यू 1 होती है उसी तरह से 6cn की वैल्यू 1 हो गई। बस ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। अब हमें एक चीज़ और पूछा हुआ है कि इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो x की जगह हमें √2 मिल रहा है। सिंपली हम क्या करें, x की जगह √2 रख दें अगर इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम निकालते हैं √2 प्लस 1⁶ प्लस √2 माइनस 1⁶ प्लस 2 √2⁶ प्लस 15 √2⁴ प्लस 15 √2⁴ प्लस 1। ठीक, ये हमने इसको कर दिया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी √2⁶। √2⁶ मतलब ये होगा 2⁻1/2 2⁻3 होगा। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2⁻1/2 और 1/2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 15 √2 ये हो जाएगा 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू, प्लस 15 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू और सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू होगी 8 और इसकी वैल्यू होगी 2⁻2 मीन्स 4 और 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 60 प्लस 30 प्लस 1। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू को अगर रखेंगे तो ये आएगा 60 30 पे 99 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 198 इसकी वैल्यू आ रही है √2 प्लस 1⁶। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में, उसके बाद ये
ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो थोड़ा सा अभी तक जो हम लोग कर रहे थे उससे थोड़ा सा हट करके है। बाइनोमियल थ्योरम का यूज उसमें भी करना है, बस थोड़ा सा अलग है, उसी को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन ये है, कह रहा है सो दैट द नंबर 9 8n माइनस 9 इज divisible by 64 whenever n is पॉजिटिव इंटीजर। जहाँ n क्या है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और इस नंबर को हमें शो करना है कि 64 से डिविजिबल है। 64 से हमें इस नंबर को डिविजिबल शो करना है। इसका मतलब ये है कि जब इस नंबर को 64 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है वो 64 का मल्टीपल है, तभी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम यही प्रूफ करेंगे कि ये नंबर जो है वो 64 का मल्टीपल है। अगर मल्टीपल आ जा रहा है तब तो ठीक है, इस मल्टीपल आ रहा है इसका मतलब डिविजिबल है। अगर नहीं मल्टीपल आ रहा है, मल्टीपल के फॉर्म में हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डिविजिबल नहीं है। तो ट्राई करते हैं इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ, अगर हम 9 टू द पावर n प्लस 1, यहाँ जो 9 टू द पावर n प्लस 1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 8 टू द पावर n प्लस 1, 1 प्लस 8 टू द पावर n के फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको बाइनोमियल फार्म के थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी n प्लस 1 C0 1 टू द पावर n प्लस 1। 1 टू द पावर n प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 1, तो 1 वाले टर्म्स को हम गायब कर दे रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। फिर अगला टर्म होगा n प्लस 1 C1 1 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 वाला टर्म हम नहीं लिख रहे हैं, ये सिंपली 1 हो जाएगा। सेकेंड टर्म होगा 8 प्लस अगला टर्म होगा n प्लस 1 C2 8 टू द पावर 2, ठीक है। फिर अगला टर्म होगा n प्लस 1 C3 8 टू द पावर 3। फिर अगला टर्म होगा n प्लस 1 C4 8 टू द पावर 4, फिर डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक ऐसे चलेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 C0 की वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1, ठीक। n प्लस 1 C0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। प्लस n प्लस 1 C1 इसकी वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1 और इंटू 8 प्लस इसकी वैल्यू हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 64 इंटू n प्लस 1 C2। 8 टू द पावर 2 को हमने 64 लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया। फिर प्लस यहाँ भी हम इसको 64 के फॉर्म में लिख रहे हैं, 8 टू द पावर 3 मीन्स 64 इंटू 8 लिख सकते हैं इसको, और n प्लस 1 C3। इस चीज़ को देखें, 8 टू द पावर 2 को हमने 3 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, प्लस इस तरह से ये आगे वाले टर्म सारे लिखे जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस 8 का अंदर मल्टीप्लाई किए तो 8n प्लस 8, ठीक। प्लस अब हम यहाँ से 64 को कॉमन ले रहे हैं, 64 यहाँ भी है, अगले वाले टर्म में भी आएगा, अगले वाले टर्म में, सारे टर्म में हमें 64 कॉमन मिलेगा, तो हम हर जगह से 64 को बाहर ले रहे हैं। 64 को बाहर ले लिया, जो बचा हुआ उसको अंदर हम एक ब्रैकेट में लिखते जा रहे हैं। n प्लस 1 C2 बचेगा, प्लस n प्लस 8 इंटू n प्लस 1 C3 प्लस 8 टू द पावर 2 बचेगा n प्लस 1 C4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक ऐसे चलेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर है 9 टू द पावर n प्लस 1, 9 टू द पावर n प्लस 1, ये ऐसे चल रहा है। अब 9 टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 1, 9 हो जाएगा, 9 लिख दिया, प्लस
8n प्लस 64, ये अगर इन सब की वैल्यू को हम निकालें, इन सारी वैल्यू को अगर देखा जाए तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इसकी वैल्यू भी कोई पॉजिटिव आएगी, ये भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ये भी पॉजिटिव होगी, सारे टर्म पॉजिटिव होंगे और सब प्लस के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है कि यह कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी अगर इन सारे को देखा जाए। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, फिर इसको हम ऐसे लिख दें आगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको उस साइड भेज दे रहे हैं। 9 टू द पावर n प्लस 1, इसको हम इस साइड भेज रहे हैं, तो ये -8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64 और कोई कुछ वैल्यू आएगी। और इस वैल्यू को हम सपोज कर रहे हैं कि ये वैल्यू कोई k आ रही है, k है। सॉल्व करने पर कोई वैल्यू आ रही होगी, कोई पॉजिटिव वैल्यू, हमने इस वैल्यू को k लिख दिया। अब हमने देखा कि हमने इस नंबर को 64 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, ये कोई पॉजिटिव नंबर होगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, 64 को इस नंबर को 64 के मल्टीपल के रूप में लिख दिया, ठीक है। मल्टीपल के रूप में लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि यह नंबर जो है वो 64 से डिविजिबल है। तो सिंपली हम लिखेंगे 10, यही हमें प्रूव भी करना था। 10 द नंबर 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64 whenever n इज पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। ये था हमारा इसका सलूशन। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। वो भी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूफ करना है हमें समेसन r इज इक्वल टू 0 टू n, समेसन r इज इक्वल टू 0 टू n 3 टू द पावर r n c r इज इक्वल टू 4 टू द पावर n। ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को समेसन के फॉर्म में लिखें, हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि समेसन में कैसे लिखते हैं किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन को। अगर ये हमारा बाइनोमियल है a प्लस बी टू द पावर n, अगर इसको हम एक्सपेंड करें और समेसन के फॉर्म में लिखें तो इसकी वैल्यू इस टाइप से आती है, समेसन r इज इक्वल टू 0 टू n a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर n c r a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, ये होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। इस टाइप से लिखते हैं जहाँ r की वैल्यू 0 से n तक वेरी करती है और सारे टर्म्स जो होंगे प्लस के फॉर्म में लिखे जाएंगे। पहली टर्म में r की वैल्यू 0, फिर अगले टर्म में r की वैल्यू 1, फिर अगले टर्म में r की वैल्यू 2, इस तरह से वो n तक जाता है। ये हम जानते हैं, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया समेसन के फॉर्म में। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, हम इस वाले को इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समेसन वाले को समेसन राइट हैंड साइड में हम लिख रहे हैं r टू द पावर 0 n c r, इसको थोड़ा सा ऐसे n c r a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r इज इक्वल टू a प्लस b टू द पावर n। हमने इस स्टेप में कुछ नहीं किया, बस लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में बुला लिया और राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया। अब हम इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें तो एन सी आर यहाँ भी है, ठीक है। ए टू द पावर n माइनस आर, यहाँ ए टू द पावर n माइनस आर वाला टर्म नहीं है,
इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 है, 1 से अगर कंपेयर करें तो 1 टू द पावर n माइनस आर, 1 टू द पावर n माइनस आर। इसका मतलब क्या है, यहाँ a इज इक्वल टू 1 है, इस वाले में a की वैल्यू 1 है। और b को देखें, b टू द पावर r, b टू द पावर r, b टू द पावर r मीन्स 3 टू द पावर r। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू 3 है। हमने सिंपली इक्वेशन 2 और 1 को कंपेयर किया और a और b की वैल्यू लिख दिया। अब अगर हम, ये तो लेफ्ट हैंड साइड को देखा, अब राइट हैंड साइड वाले को कंपेयर करें, a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल, यहाँ 4 टू द पावर n, हम लिखें अगर a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू 4 टू द पावर n, ये n से n कैंसिल हो कर सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है, 1 है और b की वैल्यू 3 है। अब यही a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो हमें देखें वो मिल रहा है कि नहीं, प्रूफ हो रहा है कि नहीं। हम a की वैल्यू 1 रख रहे हैं, b की वैल्यू 3 रख रहे हैं इस वाले में। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 से समेसन r इज इक्वल टू 0 टू n NCR 1 टू द पावर n माइनस r और b टू द पावर r मीन्स 3 टू द पावर r इज इक्वल टू 1 प्लस 3 टू द पावर n। अब इसको और सॉल्व कर दें अगले स्टेप में, तो समेसन r इज इक्वल टू 0 टू n NCR 3 टू द पावर r इज इक्वल टू 4 टू द पावर n। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था, हमने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये था एक्सरसाइज 8.1 हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कल की क्लास में। जैसे जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।